मैंने स्कूल की नई टीचिंग बिल्डिंग के लिए पूरे 12 मिलियन डोनेट किए थे, लेकिन रिबन कटिंग सेरेमोनी वाले दिन डोनर की जगह नाम लिखा था स्कूल बोर्ड चेयरमैन श्याओ दिहाई का बेटा। मुझे पता है पैसा तुमने डोनेट किया था, लेकिन त्यानियों को ये रेप्यूटेशन चाहिए ओवरसीज टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। इसे यंगर जनरेशन के फ्यूचर के लिए सपोर्ट समझ लो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्से से हंसी आ गई। मेरे पैसों से अपने बेटे का फ्यूचर बिल्ड करेगा, ठीक है, आज वही स्टेपिंग स्टोन उसकी कब्र बनेगा। पिछले साल नवंबर में स्कूल फाउंडेशन के डायरेक्टर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। पुरानी टीचिंग बिल्डिंग डेंजरस कंडीशन में थी, कभी भी गिर सकती थी। मैं स्कूल का सक्सेसफुल अलुमनाई था, इसलिए बिना सोचे मैंने सीधे 12 मिलियन डोनेट कर दिए। फंडिंग मिलते ही नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और रिबन कटिंग सेरेमनी में मेन डोनर के तौर पर मुझे बुलाया गया। स्टेज पर प्रिंसिपल पूरे जोश में स्पीच दे रहा था। हमारे स्कूल की ग्रोथ हमारे आउटस्टैंडिंग अलुमनाई की जेनरोसिटी की वजह से पॉसिबल हुई है। ये नई टीचिंग बिल्डिंग उनकी डेडिकेशन का रिजल्ट है। स्पीच खत्म होते ही एक डिजाइनर सूट पहना लड़का स्टेज के सेंटर में जाकर खड़ा हो गया। मैं उसे पहचानता था, श्याओ त्यानियो, प्रिंसिपल श्याओ दिहाई का निकम्मा बेटा। पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ था। सुना था किसी रैंडम फॉरेन कॉलेज में टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये स्टेज पर क्या कर रहा था? मैं कंफ्यूजन में था। तभी पास खड़े एक आदमी ने हंसकर कहा, सही फैमिली में पैदा होना भी एक टैलेंट है। देख रहे हो, वो प्रिंसिपल श्याओ का बेटा है। सुना है उसने स्कूल को 10 मिलियन से ज्यादा डोनेट किए हैं। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या कहा आपने? डोनेशन उसने किया। मेरे अंदर अचानक बहुत बुरा फीलिंग आया। उसी समय रिबन कटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। एमसी ने डोनेशन प्लाक पर पड़ा लाल कपड़ा हटाया और अगले ही सेकंड मेरी नजरें जम गईं। प्लाक पर साफ लिखा था, श्याओ त्यानियो डोनेशन अमाउंट 12 मिलियन। नीचे ऑडियंस पोलाइट तरीके से क्लैप कर रही थी और मैं अपनी मुट्ठियां कस चुका था। क्या मजाक था ये? मेरी मेहनत, मेरे पैसे अब किसी कनेक्टेड रिच किड की लैडर बन चुके थे। सेरेमनी खत्म होने के बाद प्रिंसिपल श्याओ हर गेस्ट से हाथ मिला रहा था। मेरे पास आते ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सबके सामने मुझे यंग एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहकर प्रेज किया, लेकिन जब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो थोड़ा झुककर धीमे बोला, फोंग मिंग, मुझे पता है पैसा तुमने डोनेट किया, लेकिन त्यानियो को ये रेपुटेशन चाहिए ओवरसीज यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए। तुम इसे यंगर जनरेशन के फ्यूचर के लिए मदद समझ लो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोनेशन एग्रीमेंट में नाम मेरा है। वो हल्का मुस्कुराया। इतने यंग होकर फेम और क्रेडिट के पीछे मत भागो। असल चीज स्पिरिट ऑफ कंट्रीब्यूशन होती है, और अगर ये बात बाहर गई तो स्कूल की रेप्यूटेशन खराब होगी, तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने डोनेशन प्लैक की तरफ देखा, फिर श्याओ त्यानियो की तरफ जो स्टेज पर हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया। मैंने प्रिंसिपल श्याओ का हाथ झटक दिया और सीधे स्टेज की तरफ बढ़ गया। एवरीवन, सेरेमनी थोड़ी देर रोकिए। नीचे खड़ा प्रिंसिपल श्याओ इंस्टेंटली पैनिक कर गया। वो मुझे लगातार सिग्नल कर रहा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं माइक के सामने जाकर रुका। मेरा नाम फोंग मिंग है और मेरा प्रिंसिपल श्याओ से एक सवाल है। ये टीचिंग बिल्डिंग जिसके लिए फंडिंग मैंने दी, उसकी डोनेशन प्लैक पर किसी और का नाम क्यों है? पूरा हॉल एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर नीचे से आवाजें आने लगी, क्या फेक डोनेशन? किसी और का पैसा क्लेम किया गया? सिचुएशन हाथ से निकलती देख प्रिंसिपल श्याओ पागलों की तरह मेरी तरफ भागा, लेकिन मैंने आसानी से डॉज किया। फिर अपना फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर ट्रांसफर रिकॉर्ड्स दिखाई देने लगे। 12 मिलियन। हर पेमेंट हमारी कंपनी अकाउंट से गई थी। रेसिपिएंट स्कूल फाउंडेशन, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ। अब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। ऑडियंस में हंगामा मच गया। एजुकेशन ब्यूरो के लोग गुस्से से लाल हो गए और रिपोर्टर्स, उनकी तो लॉटरी लग गई। सब कैमरा सेट करके रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके थे। श्याओ त्यानियो पूरी तरह पैनिक कर गया। ये फेक है, ये रिकॉर्ड्स फोर्जेड हैं। मेरे डैड ने कहा था ये जॉइंट डोनेशन है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने सीधे उसकी तरफ देखा। सारा पैसा मेरे अकाउंट से गया है। अब तुम बताओ इसमें जॉइंट कहाँ से आ गया? फिर मैंने नीचे खड़े प्रिंसिपल श्याओ की तरफ देखा। क्या कहते हैं आप? अब सारी नजरें उसी पर थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। डर से उसके गाल कांप रहे थे। ये क्लरिकल मिस्टेक है। डेटा एंट्री में प्रॉब्लम हो गई होगी। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ को पनिशमेंट मिलेगा। मैंने कोल्ड आवाज में कहा, ये मिस्टेक नहीं है, ये थेफ्ट है। फिर मैंने माइक उठाया और नीचे पूरी क्राउड को देखकर साफ कहा, स्कूल डोनेशन फंड्स के मैनेजमेंट में सीरियस फ्रॉड हुआ है, इसलिए मैं ऑफिशियली अपना पूरा डोनेशन वापस ले रहा हूँ। अगर एक हफ्ते के अंदर पैसा वापस नहीं मिला तो कोर्ट में मिलते हैं। उस पल पूरा हॉल एक्सप्लोड कर गया। जब मैं होटल वापस पहुंचा तो स्कूल डोनेशन फ्रॉड ऑलरेडी ट्रेंडिंग नंबर 1 बन चुका था। कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन असली ब्लास्ट अभी बाकी था। कुछ देर बाद किसी ने सेरेमनी की लाइव वीडियो अपलोड कर दी। नेटिजन्स ने श्याओ त्यानियो का सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढ निकाला। पूरा प्रोफाइल लग्जरी फ्लेक्स से भरा था। स्पोर्ट्स कार्स, डिजाइनर वॉचेस, पार्टी वीडियोस, प्राइवेट क्लब्स, इंटरनेट लिटरली फट पड़ा। ये लड़का तो पिछले साल ग्रेजुएट हुआ है ना, इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? ब्रो समझा करो, ये डैडी पावर्ड बिल्ड है। रेलेवेंट अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसी बीच मुझे अननोन नंबर से कॉल आया, मिस्टर फोंग, हम पर्सनली मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। मैंने बिना सोचे मना कर दिया। कहीं ये ट्रैप हुआ तो? सॉफ्ट अप्रोच फेल होते ही दूसरी तरफ का टोन बदल गया। यंग पीपल को इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल श्याओ ने एजुकेशन सिस्टम में सालों से कनेक्शंस बनाए हैं, आप उनसे नहीं जीत सकते। मैं हंस पड़ा। वाइस प्रिंसिपल ली, क्या आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं? नहीं, बस रिमाइंड कर रहा हूँ, सब कुछ नेगोशिएट हो सकता है। अगर आप स्कूल के साथ ज्वाइंट डोनेशन स्टेटमेंट इश्यू कर दें तो स्कूल आपको ऑनररी प्रोफेसर टाइटल भी दे सकता है।
फ्यूचर बिजनेस में भी फायदा होगा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे बोला 3 साल हो गए, फिर भी तुम लोग नहीं बदले। उधर साइलेंस छा गया। क्या मतलब? मैंने कोल्ड आवाज में कहा, 3 साल पहले एक जूनियर स्टूडेंट ने स्कूल फोरम पर मदद मांगी थी। उसके फादर को सर्जरी चाहिए थी, लेकिन पैसे नहीं थे। स्कूल ने उसकी पोस्ट डिलीट कर दी। रीजन, स्कूल इमेज खराब होगी। बाद में स्टूडेंट्स ने सीक्रेटली 10,000 युआन कलेक्ट किए, लेकिन इनफ नहीं था। उसके फादर की सर्जरी नहीं हो पाई और वो लड़की पढ़ाई छोड़कर काम करने चली गई। मैंने इमरजेंसी रिलीफ फंड इसलिए डोनेट किया था ताकि ऐसा दोबारा ना हो, लेकिन अब समझ आया मैं कितना गलत था। मिस्टर फॉन्ग, वो सब पुरानी बातें हैं। मैंने उसे बीच में काट दिया। 1 हफ्ते में पैसे वापस, वरना सारे एविडेंस इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। और कॉल काट दिया। उसी समय मुझे पुराने क्लासमेट्स के मैसेजेस आने लगे। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ वार्निंग दे रहे थे कि स्कूल ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तभी एक क्लासमेट ने स्क्रीनशॉट भेजा, स्याओ तियान्यू की पोस्ट। फोटो में वो मर्सिडीज जी क्लास के साथ पोज कर रहा था। कैप्शन, कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, पैथेटिक। मैं हंस पड़ा। इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी फ्लेक्स कर रहा है। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट सेव कर लिया। तभी फोन फिर बजा। इस बार सीधे श्याओ तियान्यू था। कॉल उठाते ही वो चिल्लाया, होंगमिंग, सीधे तरीके से सेटल कर लो, मीडिया में अपॉलॉजी स्टेटमेंट डालो, कहो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वरना कल से तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा। मैं शांत आवाज में बोला, हो गया? तुम्हारे डैड की सैलरी 20,000 पर मंथ है, तुम अभी ग्रेजुएट हुए हो, तो जी क्लास खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर वो दहाड़ा, मैं रास्ते में हूँ, आज तुझे सिटी छोड़ने नहीं दूंगा। मैं हंस पड़ा, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। मैरियट होटल, रूम 1806, और हाँ, थोड़े ज्यादा लोग लेकर आना, वरना इंप्रेसिव नहीं लगेगा। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने पीप होल से बाहर देखा। 2 बल्कि बॉडीगार्ड्स और बीच में श्याओ तियान्यू। 3 लोग। स्पीड बुरी नहीं थी। दरवाजा खुलते ही श्याओ तियान्यू गुर्राया, होंगमिन, टोस्ट रिफ्यूज करोगे तो पेनल्टी ड्रिंक करनी पड़ेगी, अभी मीडिया में अपॉलॉजी डालो। मैंने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कैजुअली पूछा, भाई तुम्हें कितना पे किया इसने? दोनों थोड़े कंफ्यूज हुए। फिर एक बोला 5,000। मैं हंस पड़ा, बस इसे बाहर फेंको, तुम दोनों को 10,000 दूंगा। दोनों बॉडीगार्ड्स तुरंत चुप हो गए, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर श्याओ तियान्यू की तरफ। अगले ही सेकंड उन्होंने डिसीजन ले लिया, सॉरी यंग मास्टर, लेकिन उसने ज्यादा ऑफर किया है, तुम लोग पागल हो गए हो, मेरे डैड श्याओ दिहाई हैं, मैं तुम सबको। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों ने उसे पकड़कर सीधे एलिवेटर में फेंक दिया। मैंने उन अनोइंग कीड़ों को बाहर फेंकवाया, फिर सोफे पर गिरकर लंबी सांस ली। फाइनली थोड़ी शांति मिली, लेकिन शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही सेकंड बाद मेरे फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आया, 12 मिलियन युएन क्रेडिटेड, पूरा पैसा वापस। और उसी समय दरवाजे के नीचे से किसी ने एक नोट अंदर सरकाया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्विट व्हाइल यू आर अहेड। मैं हंस पड़ा, हाँ, क्विट व्हाइल यू आर अहेड, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं हंस पड़ा, नोट को मरोड़कर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। अगली सुबह मुझे एक कॉल आया, मिस्टर फोंगमिंग, कृपया आज सुबह यहाँ आ जाइए। जब मैं पहुंचा तो सामने वही आदमी बैठा जिसने कल फोन किया था। मैं ली जिंगहुआ हूँ, नाइस टू मीट यू। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद वो मुझे मीटिंग रूम में ले गया। उसने सीधे पूछा, उस दिन जो हुआ शुरू से अंत तक डिटेल में बताइए। मैंने पूरा इंसिडेंट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, डोनेशन, रिबन कटिंग, फेक प्लाक, थ्रेट्स, सब कुछ। फिर मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। तान्यू को ये रेपुटेशन चाहिए ओवरसीज यूनिवर्सिटीज के लिए, इसे यंगर जनरेशन के फ्यूचर के लिए सपोर्ट समझ लो। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही ली जिंगहुआ की आंखें तेज हो गईं। ये क्रिटिकल एविडेंस है, हमें इसकी कॉपी चाहिए। फिर उसने पेन घुमाते हुए पूछा, श्याओ दिहाई के डायरेक्ट एडमिशन स्कैम्स के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने सिर हिलाया, नहीं। उसके चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट दिखा। हमें कई कंप्लेंट्स मिली हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं। उसका निकम्मा बेटा शायद ब्रेक थ्रू बन सकता है। उसने श्याओ तियान्यू का सोशल मीडिया खोला, लग्जरी कार्स, मैंशंस, डिजाइनर लाइफस्टाइल। जितना स्क्रॉल करता गया उसका चेहरा उतना डार्क होता गया। ये सब उसकी लीगल इनकम से बहुत ऊपर है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, हम तुरंत जांच शुरू करेंगे। जाते वक्त उसने मुझे अपना पर्सनल कार्ड दिया, कुछ भी सस्पिशियस लगे तुरंत कॉन्टैक्ट करना। बिल्डिंग से निकलते ही मैंने फोन देखा, दर्जनों मिस्ड कॉल्स, और तभी मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने तुरंत एक कॉन्टैक्ट को मैसेज किया, आई हैव एक्सप्लोसिव डर्ट ऑन श्याओ दिहाई। अजीब महसूस हुआ। मैंने कैजुअली पीछे देखा, एक ब्लैक सेडान दूर से मेरा पीछा कर रही थी। तो ये लोग इतनी जल्दी मूव भी कर गए। कंडीशन, मेरा नाम बाहर नहीं आएगा। रिप्लाई इंस्टेंटली आया, लोकेशन चिंगफेंग पैविलियन टी हाउस, स्कूल के पास। मैं हल्का मुस्कुराया, वाह, इतनी जल्दी किसी ने बेट्रियल भी कर दिया। लेकिन पहले टेल हटानी थी। मैं अपनी कार में बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे वाली सेडान तुरंत मेरे पीछे लग गई। अब वो लोग छिप भी नहीं रहे थे। आगे ट्रैफिक सिग्नल येलो हुआ। मैंने अचानक स्टीयरिंग घुमाई, लास्ट सेकंड लेन कट मारी और सिग्नल क्रॉस कर गया। पीछे वाली सेडन रेड लाइट में फंस गई। मैं सीधे मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस गया। फिर ड्यूअल एग्जिट इस्तेमाल करके आखिरकार टेल शेक कर दी। उधर चिंगफेंग पैविलियन के प्राइवेट रूम में एक आदमी बेचैनी से क्लॉक देख रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया उसने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत बोला, रुकिए, पहले कंफर्म करना होगा कि कोई आपका पीछा करके तो नहीं आया। मैंने आसपास चेक कराया, सब क्लियर था। तब उसने
ट्रेम्बलिंग हैंड से ब्रीफ केस खोला और एक USB ड्राइव निकाली। इसमें श्याओ दिहाई की करप्शन के सारे प्रूफ्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए हर साल 8 लाख सब्सिडी आती है, लेकिन स्टूडेंट्स तक 1 लाख भी नहीं पहुंचते। बाकी पैसा गायब हो जाता है। नई स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसने अपने ब्रदर इन लॉ को दिलवाया और बिड मार्केट प्राइस से 40% ज्यादा थी। मैंने उसे घूर कर पूछा, इतना एविडेंस था तो पहले सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि श्याओ दिहाई इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने वाला था। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसे बस पता चल गया कि वो खत्म हो चुका है। उसकी आंखें लाल हो गईं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें मैं नहीं बचाऊंगा, तुम खुद को बचाओगे। अब से फुल कोऑपरेशन चाहिए, मैं करूंगा। फिर वो धीमे बोला, एक और बात, श्याओ दिहाई सीक्रेटली आपकी कंपनी की टैक्स इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। ऊपर तक कनेक्शंस हैं उसके। अब वो लोग सीरियस हो चुके हैं। मैंने USB उठाई। मैं तुरंत समझ गया अब मामला सिर्फ रेपुटेशन का नहीं रहा। मैंने अपनी कार यूज नहीं की, सीधे टैक्सी लेकर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन पहुंच गया। पहले ही ली जिंगहुआ को मैसेज कर दिया था। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के सॉलिड एविडेंस हैं। जब टैक्सी रुकी वो पहले से बाहर खड़ा था। USB लेते ही उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। मिस्टर फोंग, अब आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। कुछ लोग डेस्परेशन में डेंजरस कदम उठा सकते हैं। मैं मेंटली तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता था उसकी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। होटल वापस लौटते ही मुझे रूम में कुछ अजीब लगा। किसी ने मेरा कंप्यूटर टच किया था। मैंने कर्टन हटाया। वही ब्लैक सेडान नीचे खड़ी थी। उसी समय फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। USB दे दिया। अब प्राइस चुकाने के लिए तैयार रहो। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर ली जिंगहुआ को भेजा। ये लोग नीचे होटल में मुझे वॉच कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसका कॉल आया। लाइसेंस प्लेट फेक है, नंबर ट्रेस नहीं हो रहा। अभी तुरंत होटल छोड़ो, क्राउडेड जगह पर जाओ, मैं बैकअप भेज रहा हूँ। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बैकपैक में डाले और फायर एस्केप की तरफ भागा। लेकिन कुछ स्टेप्स नीचे जाते ही नीचे से भारी फुटस्टेप्स गूंजने लगे। कोई तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। मैं तुरंत वापस एलिवेटर लॉबी में भागा और तभी एलिवेटर नंबर्स तेजी से ऊपर आने लगे। 15वीं फ्लोर, 16वीं फ्लोर। मैं पूरी तरह सराउंडेड था। उसी वक्त मेरी नजर एक क्लीनिंग लेडी पर पड़ी। वो बेड शीट्स वाली ट्रॉली पुश कर रही थी। एलिवेटर खुला। 2 बल्कि मैन बाहर निकले। उसी समय स्टेयरवेल से 2 और थग्स आ गए। चारों सीधे एक रूम की तरफ बढ़े। लेकिन तभी एक आदमी अचानक रुका। रुको, इसमें क्या है? क्लीनिंग लेडी कामली बोली, डर्टी शीट्स। वो कुछ सेकंड ट्रॉली को घूरता रहा, फिर सिर हिलाया। शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। और उसी समय एम्प्लॉई सर्विस एलिवेटर के अंदर मैं डर्टी शीट्स के नीचे छिपा हुआ अपनी तेज धड़कनें सुन रहा था। अगर उन्होंने ट्रॉली चेक कर ली होती तो आज मैं गया था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। होटल से निकलते ही वो लोग फिर मेरे पीछे लग गए, मैड डॉग्स की तरह। मुझे ली जिंगहुआ की वार्निंग याद आई। मैं सीधे नियर बाय शॉपिंग मॉल की तरफ भागा। वीकेंड क्राउड की वजह से कुछ ही सेकंड्स में भीड़ में गायब हो गया। लेकिन मैंने गार्ड नीचे नहीं किया। मैं क्लोथिंग स्टोर के फिटिंग रूम में छिप गया और तुरंत अपनी लोकेशन भेजी। बाद रिप्लाई आया, 2nd फ्लोर सेंट्रल एट्रियम। ग्रे जैकेट वाला आदमी मेरा कोलेग है। मैंने फिटिंग रूम से बाहर झांका। एरिया क्लियर था। मैं केयरफुली 2nd फ्लोर पहुंचा। ग्रे जैकेट वाला आदमी धीरे बोला, मेरे पीछे आओ। 20 मिनट्स बाद वो मुझे एक पुराने शेबी अपार्टमेंट में ले गया। अंदर पहले से ली जिंगहुआ बैठा था। जैसे ही मैं अंदर गया उसने सीधे बॉम्ब फेंका। 2 घंटे पहले लियू हुआ का कार एक्सीडेंट हो गया। मैं इंस्टेंटली रुक गया। क्या माइनर इंजरीज? लेकिन वो बुरी तरह डर गया है। उसने टेबल पर एक्सीडेंट फोटोज फेंके। एक डंप ट्रक उल्टा पड़ा था, लेकिन रोड पर स्किड मार्क्स मुश्किल से 2 मीटर के थे। ली जिंगहुआ कोल्ड आवाज में बोला, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये साइलेंसिंग अटेम्प्ट था। मैंने धीरे पूछा, USB ड्राइव की वजह से? हाँ, हमारी टेक्निकल टीम ने वेरीफाई कर लिया। कंस्ट्रक्शन कोड्स इन्फ्लेट किए गए थे। पुअर स्टूडेंट्स की सब्सिडी से 3 मिलियन UN गायब हुए और सारा पैसा इवेंटुअली उसके बेटे के ओवरसीज अकाउंट में पहुंचा। मैंने गहरी सांस ली। अगर एविडेंस कंप्लीट है तो अरेस्ट क्यों नहीं? ली जिंगहुआ हंसा, क्योंकि और एक और बात, लियू हुआ हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली तुमसे मिलना चाहता है। बूढ़ा लोमड़ी हॉस्पिटल में फेक इलनेस कर रहा है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। कहता है, ये 3 साल पहले स्कूल छोड़ने वाले एक स्टूडेंट के बारे में। मेरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। 3 साल पहले ड्रॉप आउट हुआ स्टूडेंट, क्या वो वही था? कोई मतलब नहीं बचा था। 3 साल पहले वाले स्टूडेंट चन श्याओयू के बारे में लियू हुआ ने आखिर सब सच उगल दिया। उसने स्कूल फाउंडेशन से 20,000 युआन इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन श्याओ दिहाई ने पर्सनली रिजेक्ट कर दिया। रीजन दिया, रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं करते। लेकिन असली सच, वो पैसा सीक्रेटली डाइवर्ट कर दिया गया था। श्याओ दिहाई ने वही फंड्स अपने नेफ्यू श्याओ दचोंग की डेकोरेशन कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। और चुन श्याओयू का फादर डायलिसिस अफोर्ड ना कर पाने की वजह से घर पर तड़प तड़प कर मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये अब सिर्फ करप्शन नहीं था, ये इंसानों को जिंदा खा जाने वाला सिस्टम था। मैं खिड़की के बाहर पिच ब्लैक रात को देखता रहा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। ऑफिसर वोंग तुरंत बोला, हमें उस रेनोवेशन कंपनी पर जाना होगा आज रात। मैंने उसकी तरफ देखा, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। सिर्फ तभी वो लोग अपने असली चेहरे दिखाएंगे। सेफ्टी के लिए मैंने फोन डायल स्क्रीन पर रेडी रखा। इमरजेंसी में सिर्फ एक ऐप चाहिए था। सब तैयार करके मैं रात 11 बजे डाशिन डेकोरेशन पहुंचा। 38 गेंशी रोड। यही था श्याओ दिहाई का काला अड्डा। डोरबेल दबाते ही अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? फोंग मिंग। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर दरवाजा खुला। अंदर आओ। एक बॉल्ड आदमी मुझे 2nd फ्लोर ऑफिस तक ले गया। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन हर चीज लग्जरी चिल्ला रही थी। रोजवुड डेस्क, लेदर सोफा, इम्पोर्टेड डेकोरेशंस। क्लियरली इन लोगों ने सालों से खूब गंदा पैसा खाया था। एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा था श्याओ दिहाई का छोटा भाई श्याओ
दचोंग। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तो इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैंने बिना रोल प्ले किए सीधा वार किया, मैं चुन शाओयू का कर्ज लेने आया हूँ। उसके पिता के इलाज वाले 20,000 युआन तुमने चुराए थे ना, वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर ठंडी हंसी हंसा, किड खाना जो चाहो खाओ, लेकिन जो मन आए वो मत बोलो। वो इंटरनल स्कूल फंड एलोकेशन था, पूरी तरह लीगल। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पुअर स्टूडेंट्स की लाइफ सेविंग मनी को डेकोरेशन कंपनी में डालना, इसे तुम लीगल बोलते हो? वो स्मर्क करते हुए ड्रॉर खोला और एक रिसीट मेरे सामने फेंकी। देख लो, रेसिपिएंट चुन शाओयू, 20,000 युआन, डेट सितंबर 12। मैं रिसीट देखते ही हंस पड़ा। अगर फेक डॉक्यूमेंट बनाना ही था तो थोड़ी मेहनत कर लेते। 3 साल पुराना पेपर इतना नया कैसे दिख रहा है? और तुम्हारी कंपनी उस समय सिर्फ 3 महीने पुरानी थी। 5 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल वाली कंपनी 20,000 डोनेशन फ्री में दे देगी? तुम टैक्स ब्यूरो को बेवकूफ समझते हो? उसकी आंखें इंस्टेंटली डेंजरस हो गईं। बहुत ज्यादा जानने वाले लोग ज्यादा जीते नहीं। बिलीव मी, आज रात शायद तुम यहाँ से जिंदा बाहर ना निकलो। उसकी डायरेक्ट थ्रेट पर भी मैंने पलक तक नहीं झपकाई। इस सड़क के सारे सिक्योरिटी कैमरास सीधे पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो नीचे बैठे ऑफिसर वोंग बैकअप भेज देंगे। शाओ दचोंग तुरंत मॉनिटर की तरफ भागा और जैसे ही उसने नीचे पार्क्ड पुलिस कार देखी, उसका चेहरा बदल गया। कुछ सेकंड बाद उसने भारी आवाज में पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? पिछले 3 साल में स्कूल से जो पैसा ट्रांसफर हुआ उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इम्पॉसिबल, अगर मैंने वो अकाउंट्स दिए तो मेरा भाई मुझे मरवा देगा। मैं धीरे बोला, अगर अभी दे दोगे तो इसे कोऑपरेशन कहा जाएगा, लेकिन श्याओ दिहाई अरेस्ट होने के बाद दोगे तो अकॉम्प्लाइज कहलाओगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। अगर मैंने बिट्रे किया तो मेरा पूरा फैमिली खत्म हो जाएगा। मैंने कोल्ड आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है मुसीबत आने पर वो लोग तुम्हें बचाएंगे? नहीं, तुम सबसे पहले स्केपगोट बनोगे। कमरे में लंबी चुप्पी छा गई। आखिरकार श्याओ दचोंग ने सेफ खोला और एक ब्लैक नोटबुक निकाली। ये कॉपी है, ओरिजिनल चाहिए तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर और मुझे देश से बाहर भेजो। मैंने आईब्रो उठाई। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे पास कोर एविडेंस नहीं है। मेरे भाई को ज्यादा से ज्यादा डिमोशन मिलेगा और जब वो वापस आएगा, गेस करो सबसे पहले किसे खत्म करेगा? मैंने सीक्रेटली फोन देखा। 15 मिनट्स हो चुके थे, मतलब रिकॉर्डिंग और सर्वेलेंस इनफ हो चुका था। तो मैंने फिलहाल प्ले अलोंग करने का फैसला किया। फाइन डील। अपार्टमेंट लौटते ही मैंने पूरा इंसिडेंट ली जिंगहुआ को बताया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर फर्मली बोला, कल एक्सचेंज पॉइंट पर जाओ, हमारे लोग हिडन पोजीशंस में होंगे। ओरिजिनल मिलते ही अरेस्ट। मैंने पूछा, अगर उसे ट्रैप समझ आ गया तो उसे ना पैसा मिलेगा ना एस्केप रूट। उसके बाद हमने कल के ऑपरेशन की डिटेल्ड प्लानिंग की। जब मैं सेफ हाउस लौटा, रात के 2 बज चुके थे। मैं बेयरली बेड पर गिरा ही था कि फोन फिर बज उठा। अननोन नंबर। कॉल उठाते ही शाओ दिहाई की भारी आवाज आई, फोंग मिंग, 20 मिलियन दूंगा, पैसा लो और शहर छोड़ दो। मैं ठंडी आवाज में बोला, 20 मिलियन? एक इंसान की जान खरीद सकते हैं क्या? दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही, फिर कंटेम्प्ट भरी हंसी आई। वो एक्सीडेंट था, उसकी किस्मत खराब थी। उसी पल मेरे अंदर बची आखिरी नरमी भी खत्म हो गई। अब चाहे कुछ भी हो, मैं श्याओ दिहाई को जेल भेज कर ही रुकूंगा। अगली रात 11 बजे मैं बैकपैक में 5 लाख अमेरिकी डॉलर लेकर अकेला डैशन डेकोरेशन पहुंचा। 2nd फ्लोर ऑफिस में इस बार 3 लोग थे, श्याओ दाचोंग, बोल्ड बॉडीगार्ड, और ग्लासेस पहना एक आदमी, ये लॉयर जंग है, ट्रांजैक्शन विटनेस। श्याओ दाचोंग ने लेजर मेरी तरफ बढ़ाया। ये सारे ओरिजिनल अकाउंट्स हैं, चुन शाओयू वाला पैसा भी। अब पैसे दो। मैंने बैग खोला, अंदर बंडल्स ऑफ यूएसडी देखकर उसकी आंखों में ग्रीड चमक उठी। वो तुरंत बैग पकड़ने बढ़ा, लेकिन मैंने जिप वापस बंद कर दी। उसका चेहरा उतर गया। क्या मतलब? पहले प्रूव करो कि ये ओरिजिनल्स असली हैं। लॉयर झांग तुरंत बोला, मैं सर्टिफाई करता हूँ, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मैंने कोल्ड स्माइल दी। और अगर तुम फेक लॉयर हुए तो? वो थोड़ा हिचका, फिर लाइसेंस निकाल कर दिखाया। मैंने लाइसेंस देखते ही हंसी दबाई। जांग पिंग लॉ फर्म। इंटरेस्टिंग। अगर मुझे सही याद है, तुम श्याओ दिहाई के कॉलेज क्लासमेट हो। कमरे का माहौल इंस्टेंटली बदल गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं धीरे धीरे बोला, सिंपल, ये पूरा डील शुरू से ट्रैप था। तुम लोग मुझे फेक ओरिजिनल्स देते, फिर पुलिस बुलाकर एक्सटॉर्शन केस डाल देते और लॉयर जांग कोर्ट में टेस्टिफाई करता कि मैंने फोर्स किया। रिजल्ट, मैं जेल में और तुम दोनों क्लीन। लॉयर जांग की आंखें सिकुड़ गईं। तो कमरे में साइलेंस छा गया। फिर शाओ दाचोंग अचानक चीखा, बकवास, बॉल्डी, मूव। बगल में खड़ा बॉल्ड आदमी इंस्टेंटली फोल्डिंग नाइफ निकालता है, लेकिन ब्लेड मेरी तरफ नहीं मुड़ी, सीधे शाओ दाचोंग की गर्दन पर टिक गई। पूरा कमरा फ्रीज हो गया। मैंने धीरे पूछा, देखा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें भी बेच दिया? बॉल्ड आदमी कोल्ड आवाज में बोला, बॉस ने ऑर्डर दिया है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक खतरा हो। डेड मैन कीप सीक्रेट्स बेस्ट। श्याओ दाचोंग की टांगें जवाब दे गईं। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कांपते हाथों से उसने तुरंत श्याओ दिहाई को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही उधर से रिलैक्स्ड आवाज आई, पैसा मिल गया, मिल गया, गुड, मैंने तुम्हारे लिए जगह अरेंज कर दी है, बॉडीगार्ड के साथ निकल जाना। उस पल श्याओ दाचोंग पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आखिरकार सच उतर चुका था। उसने फोन नीचे फेंका और कांपती आवाज में बोला, मैं सरेंडर करूंगा, मैं श्याओ दिहाई के खिलाफ टेस्टिफाई करूंगा। फिर उसने जल्दी से एड्रेस बताया, साउथ सिटी, ओल्ड मशीनरी फैक्ट्री फैमिली कंपाउंड, बिल्डिंग 3, यूनिट 2, 401।
चेक, रियल लेजर्स और ब्राइबरी लिस्ट मेरी वाइफ के पास है। मैंने तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन ली जिंगहुआ को पास की। कुछ ही मिनटों में उन्होंने शाओ दचोंग को कोऑपरेटिंग विटनेस प्रोटेक्शन में ले लिया। सब सेटल होने के बाद मैंने आखिर उस बॉल्ड बॉडीगार्ड की तरफ देखा जो अब भी नाइफ पकड़े खड़ा था। मैं हल्का मुस्कुराया। गिव इट अप, हमारे लोग नीचे पूरे बिल्डिंग को सराउंड कर चुके हैं और मान लो किस्मत से तुम भाग भी गए तब भी शाओ दिहाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रूथलेसनेस देखकर बॉल्ड बॉडीगार्ड आखिर टूट गया। उसकी मुट्ठी में पकड़ा फोल्डिंग नाइफ धीरे धीरे कांपने लगा। फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट चमक रहा था क्योंकि वो जानता था शाओ दिहाई अपने बचने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। आखिरकार उसने नाइफ नीचे फेंक दिया और चुपचाप कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद ली जिंगहुआ के लोग अंदर घुसे। शाओ दचोंग और बॉडीगार्ड दोनों को पुलिस कार में डाल दिया गया। उधर चंगन मशीनरी फैक्ट्री से भी ब्रेक थ्रू मिला। शाओ दचोंग की वाइफ ने कोऑपरेशन करते हुए सारे हिडन डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में वो टॉप सीक्रेट ब्राइबरी लिस्ट भी थी। 17 नेम्स, 17 करप्टेड ऑफिशियल्स। ली जिंगहुआ उस लिस्ट को देखते हुए धीरे बोला, इस बार कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी ऑफिसर वोंग का अर्जेंट कॉल आया। बैड न्यूज, शाओ दिहाई गायब हो गया। कमरे का माहौल इंस्टेंटली भारी हो गया। रात 1 बजे पूरे शहर में पुलिस सायरन्स गूंज उठी। सभी एग्जिट सील करो, सर्च रेडियस बढ़ाओ। शाओ दिहाई किसी भी हालत में नहीं बचना चाहिए। 3 अलग अलग प्रीसिंक्ट्स की पुलिस एक्टिवेट कर दी गई। लेकिन 2 घंटे बीत गए, ना कोई क्लू ना कोई ट्रेस। ऐसा लग रहा था जैसे शाओ दिहाई हवा में गायब हो गया हो। तभी शाओ दाचोंग अचानक बोला, वेस्ट साइड में उसने फेक नेम पर एक रिमोट विला खरीदा था, शायद वहीं छिपा हो। कुछ ही देर में हमारी कन्वॉय उस विला के बाहर पहुंच गई। पॉसिबिलिटी थी कि अंदर वेपन्स हो, इसलिए डायरेक्ट चार्ज करने के बजाय पहले पूरे विला को सराउंड किया गया। लाउड स्पीकर गूंजा, शाओ दिहाई तुम चारों तरफ से घिरे हो, बाहर आओ, अब भी लीनियंट ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ली जिंगहुआ ने तुरंत ऑर्डर दिया, फोर्स एंट्री। डोर तोड़ा गया, स्वॉट अंदर घुसी, लेकिन पूरा विला खाली था। कॉफी टेबल पर आधी खाई इंस्टेंट नूडल्स रखी थी, मतलब वो कुछ देर पहले तक यहीं था। ली जिंगहुआ ने दांत भींचे, फिर एक कदम पीछे रह गए। तभी सेकंड फ्लोर सेफ से कुछ मिला। 3 फेक पासपोर्ट्स, ओवरसीज एसेट सर्टिफिकेट्स और इमरजेंसी एस्केप डॉक्यूमेंट्स। स्पष्ट था वो लंबे समय से भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज, उन पेपर्स में मेरे फादर का नाम भी इनडायरेक्टली लिंक्ड था। मेरा दिल जोर से धड़का। तभी फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन मैसेज। मैं स्कूल टीचिंग बिल्डिंग में हूँ, हिम्मत है तो आओ। मैंने मैसेज पढ़ा और तुरंत समझ गया ये ट्रैप भी हो सकता था, लेकिन जाना जरूरी था। जितनी देर शाओ दिहाई बाहर रहेगा उतना ज्यादा एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, उतने ज्यादा लोग हर्ट होंगे। सुबह 4:30 बजे। नंबर 1 मिडिल स्कूल टीचिंग बिल्डिंग। अंधेरे में वो बिल्डिंग किसी जायंट मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। ऑफिसर वोंग ने धीरे पूछा, रेडी? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। हम दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हॉलवे के एंड पर एक शैडो दिखाई दी। शाओ दिहाई। उसका चेहरा डेड पेल था और हाथ में कुछ टाइटली पकड़ा हुआ था। ऑफिसर वोंग तुरंत गन तानता है, मूव मत करना, एक कदम और तो गोली मार दूंगा। लेकिन शाओ दिहाई की नजर सिर्फ मुझ पर थी। फोंग मिंग, अपने लोगों को हटाओ वरना तुम अपने फादर का आखिरी सीक्रेट कभी नहीं जान पाओगे। मेरी सांस रुक गई। मेरे फादर? वो धीरे हंसा, तुम्हारे फादर स्कूल अकाउंटेंट थे। तुम्हें सच में लगता है उन्होंने हेल्थ रीजन से जॉब छोड़ी थी? उस पल मेरे अंदर कुछ भारी सा डूब गया। मैंने ऑफिसर वोंग की तरफ देखा, स्टेयरकेस पर वेट करो, अगर कुछ हुआ मैं कॉल करूंगा। वो हेजिटेंट था लेकिन आखिर पीछे हट गया। गन अब भी शाओ दिहाई पर लॉक्ड थी। हॉलवे में सिर्फ हम दोनों रह गए। शाओ दिहाई धीरे बोला, तुम्हारे फादर ने पुराने प्रिंसिपल की एम्बेजलमेंट पकड़ी थी लेकिन रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में 50,000 हश मनी लेकर शहर छोड़ दिया। फोंग मिंग, ये सर्कल कभी क्लीन नहीं रहा। एक शाओ दिहाई गिराओगे, 1000 और पैदा हो जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड आवाज में कहा, अगर मुझे विला सेफ में मिला, वो अनसेंट विसल ब्लोअर लेटर ना मिलता तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। मैं आगे बढ़ा, मेरे फादर ने पैसे नहीं लिए थे, उन्हें तुम लोगों ने फोर्स करके बाहर निकाला था और वो लेटर, वो रिपोर्ट कभी भेज ही नहीं पाए। कुछ सेकंड के लिए शाओ दिहाई पूरी तरह साइलेंट हो गया। फिर अचानक उसकी आंखें पागल हो उठी। अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो हम साथ मरेंगे। उसने अचानक वेपन उठाया लेकिन उसी पल बैंग, गनशॉट हॉलवे में गूंज उठा। ऑफिसर वोंग ने स्टेयरकेस से शूट कर दिया था। बुलेट सीधे शाओ दिहाई के शोल्डर में लगी। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। स्वॉट टीम तुरंत अंदर दौड़ी। खून फ्लोर पर फैल रहा था लेकिन वो अब भी हिस्टेरिकल हंसी हंस रहा था। फोंग मिंग, ज्यादा खुश मत हो, इस गेम में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ इनजस्टिस जीतती है। ली जिंगहुआ तुरंत चिल्लाया, एम्बुलेंस बुलाओ, मरने मत देना, इसे कोर्ट तक जिंदा पहुंचना होगा। 3 दिन बाद शाओ दिहाई ऑफिशियली अरेस्ट हो चुका था लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी वाइफ सेंटेंस कम करवाने के लिए नया एविडेंस लेकर सामने आया, एक आयरन बॉक्स और एक USB ड्राइव। आयरन बॉक्स के अंदर पिछले 3 सालों के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स थे। USB ड्राइव में रिकॉर्डिंग्स और सीक्रेट अकाउंट्स थे। टेक्निकल टीम ने रिकॉर्डिंग प्ले की। मार्केट प्राइस 8 मिलियन है। कोर्ट 12 मिलियन डालो, एक्स्ट्रा 4 मिलियन यूजुअल स्प्लिट के हिसाब से 60% तुम्हारा, 30%
प्रतिशत मेरा, बाकी ऊपर वालों को जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। अब कोई शक नहीं बचा था, एविडेंस आयरन क्लैड था। कुछ हफ्तों बाद नंबर 1, मिडिल स्कूल ने ऑफिशियली नया स्टूडेंट एड फंड लॉन्च किया और 3 साल पहले स्कूल छोड़ने वाला चुन शियायू फिर से कैंपस लौटा, नई स्कूल यूनिफॉर्म में। जब वो डोनेशन प्लैक के सामने रुका, उसने धीरे से डीप बॉ किया। इस बार उसकी आंखों में डिस्पेयर नहीं था और नई जिंदगी थी। उसी समय एयरपोर्ट डिपार्चर हॉल की जायंट स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लेटेस्ट अपडेट, नंबर 1 मिडिल स्कूल एजुकेशन करप्शन केस। इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने आज फर्स्ट इंस्टेंस पब्लिक सेंटेंसिंग जारी कर दी। सभी अक्यूज्ड गिल्टी पाए गए। श्याओ दिहाई 15 years imprisonment और कॉन्फिस्केशन ऑफ ऑल पर्सनल प्रॉपर्टी। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility.